गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये बायोलॉजी क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम आगे इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। देन हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है एंड टिश्यू कल्चर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, के जो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कैसे जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देन हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, देन हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे एंड हम एसटीडीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सेम काइंड। ये क्या है, ये एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जनरेट करता है ना। और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, सेम काइंड का होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग है, अगर हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी ह्यूमन बीइंग ही होगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट एडवांटेज। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। ये क्या करती है, ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है ना। अगर मान लो कि एक फिश की स्पीसीज है, अगर वो आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो फिशेस की स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। देन हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारा जो फूड वेब होता है वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होता है। अगर हमारी फिशेस की स्पीसीज ही जो है वो खत्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, काफी लोगों की फूड चेन जो है वो बिगड़ जाएगी। बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है जो फिश खाते हैं वो क्या खाएंगे देन, है ना। इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसके मदद से क्या आती है, जेनेटिक वेरिएशंस आती है ना। जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। एवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि हम पहले मंकी थे, है ना। अगर हमारा एवोल्यूशन ही नहीं हुआ होता तो हम अभी भी मंकी होते। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन आता है स्पीसीज टू स्पीसीज। देन हम इस चैप्टर में कुछ की टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर में जो है वो यूज होगी। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सारी जो है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडेटरी मटेरियल और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो एक पेरेंट है ना, एक पेरेंट का है ये डीएनए, अगर ये कोई ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेगा तो क्या होगा, ये डीएनए के थ्रू क्या होगी, इसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये इसके ऑफस्प्रिंग तक क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। इसीलिए हमने बोला है कि डीएनए क्या है, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडेटरी मटेरियल। ट्रांसमिटिंग करना मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह में क्या करना, ट्रांसफर करना, है ना। ये जो है ये क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम ये भी हमारे काम का नहीं है। अब जब हमारा जो डीएनए है वो, जब हमारा डीएनए जो है वो पेरेंट्स के डीएनए से जब वो ऑफस्प्रिंग के डीएनए में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, चेंज आता है। ये क्या हमारा डीएनए है जिसमें क्या थी, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर थी, है ना।
जब ये पेरेंट्स के डीएनए से ऑफस्प्रिंग के डीएनए में या फिर डॉटर डीएनए में क्या होगा, चेंज होगा, देन क्या होगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। तो हम देखते हैं कि वेरिएशंस क्या होता है। वेरिएशंस आर द डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। ये क्या होते हैं, सेम स्पीसीज में जो क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशंस। अब हम कहाँ से आए, हम हमारे पेरेंट्स से आए। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो मेरी शक्ल है वो पूरी डिट्टो मेरी मम्मी की शक्ल की होगी, नहीं। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमारे डीएनए में क्या है, वेरिएशंस आए, जिसके वजह से जो है वो हमारे जो सेम स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो क्या है, चेंज हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम क्या अपनी मम्मी जैसे दिखती हूँ, हम क्या है अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट शो होते हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो वेरिएशंस की वजह से होता है। देन जो वेरिएशन है वो क्या होती है, हमारे लिए यूजफुल होती है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा जो है वो यूजफुल ही हो, हर स्पीसीज के लिए वो यूजफुल ही हो। सम वेरिएशंस आर नॉन यूजफुल। कुछ कुछ वेरिएशंस ऐसी होती है जो नॉन यूजफुल होती है, वो जरूरी नहीं होती है, और उससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उससे स्पीसीज जो है वो डेड हो सकती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मोथ का एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इससे आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारी जो वेरिएशन है वो यूजफुल क्यों नहीं होती है। हम एग्जांपल लेते हैं इस मोथ का, है ना। अब पहले जो मोथ था उसका जो कलर है वो कैसा था, वुड के जैसा था, जैसे जो पेड़ वगैरह की जो तना होता है, बार्क होता है ना, सेम उसके जैसे ही कलर था। इससे क्या होता था, इससे ना वो ना आराम से छुप जाता था। जैसे आपने वो देखा होगा, गिरगिट वगैरह देखा होगा, वो क्या करता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है छुपने के लिए। बट इसके पास तो सेम वैसे ही कलर था, इसको तो कोई अपना कलर चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। जब इसका क्या था, ट्री जैसा कलर था, तो ये अगर ट्री में बैठ जाता था, छुप जाता था, तो कोई भी जो इंसेक्ट वगैरह है वो इसको ढूंढ नहीं पाता था। तो इसीलिए क्या था, इसको कोई भी खा नहीं पाता था, है ना। पर जैसे जैसे क्या है, डीएनए में वेरिएशंस आए, डीएनए में चेंजेस आने लगे, इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। अब अगर ये ट्री में छुपने की कोशिश भी करता तो क्या हो जाता, ये इजीली विजिबल हो जाता। मान लो कि ये ब्लैक स्क्रीन है और मेरा कलर पूरा ब्लैक है, मैंने कपड़े भी ब्लैक पहन रखे हैं, मेरा कलर भी ब्लैक है, तो क्या मैं इसमें इजीली छुप जाऊंगी। बट अगर मेरा कलर क्या होगा, बहुत ज्यादा व्हाइट होगा, तो मैं इस स्क्रीन में छुप पाऊंगी, नहीं छुप पाऊंगी। कोई भी जो बाहर का ऑर्गेनिज्म है वो मुझे देख लेगा और मुझे खा जाएगा। ऐसे क्या हुआ, मौत के साथ हुआ। जब उसमें वेरिएशन आई, डीएनए में वेरिएशन आई, तो इसके वजह से क्या हो गया, इसकी स्पीसीज जो है वो खत्म हो गई। तो इसके एग्जाम्पल का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि वेरिएशन हमेशा यूजफुल नहीं होती है, कभी कभी ये स्पीसीज के लिए हार्मफुल भी बन जाती है, जैसे मौत के लिए बन गई। ठीक है, बट कुछ वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जैसे हमारी वेरिएशन है ना, ये क्या हो गया, अब हम बन गए, ह्यूमन बींग्स बन गए। पहले हम क्या थे, बंदर थे, है ना, ऐसे जंगली की तरह घूमते थे, कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, बट क्या है, वेरिएशन आने की वजह से हम एक अच्छे से ह्यूमन बीइंग बन पाए। देन हम देखते हैं कि वेरिएशंस की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है ये तो चेंज होता रहेगा, है ना। कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें भी चेंज होना चाहिए, तभी हम उसके साथ क्या चल पाते हैं, दुनिया के साथ चल पाते हैं। वैसे ही क्या है, ये एक वेरिएशन है। अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा बट हम ही चेंज नहीं होंगे, तो क्या हम वहां पे सरवाइव कर पाएंगे, हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए, कहीं पे भी अडेप्ट करने के लिए। Variations provide stability to a species and thereby helps in the evolution। ये क्या करती है, स्पीसीज की स्टेबिलिटी को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है ना। अगर कोई भी एवोल्यूशन होगा तो इससे क्या होगा, स्पीसीज में भी एवोल्यूशन आएगा। देन हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या 2
टू पेरेंट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, इसमें कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होते। अब गैमेट क्या होते हैं? गैमेट आपने सुना होगा स्पर्म एंड ओवा, ये क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी होता है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा या एग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फ्यूजन नहीं होता, मतलब गैमेट्स का मिलना जरूरी नहीं होता। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन वगैरह कहते हैं, फ्यूजन करना, है ना। इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, इट रिक्वायर्स माइटोटिक डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या होता है? इसमें मियोटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन दोनों होता है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकली टू द पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग होगा, है ना, या जो डॉटर सेल होगी, वो एकदम पेरेंट से क्या होगी? सिमिलर होगी, उसी के जैसी ही दिखेगी और उसी के जैसे ही होगी एकदम। बट हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या आती है? वेरिएशंस आती है, जिसके वजह से क्या होता है? वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। In this chance of genetic variation is only through random mutation। अगर इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आते भी हैं तो वो किस वजह से आते हैं? सिर्फ रैंडम म्यूटेशन के वजह से आ सकते हैं। इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं? जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। Asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of species। अब जो हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है? कोई भी एवोल्यूशन नहीं हो पाता है, बट इसमें क्या होता है? एवोल्यूशन हो पाता है। इट अकर्स बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। ये क्या है? इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। इट अकर्स ड्यू टू द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देन हम देखते हैं कि फिजन क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फिजन, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 or more daughter cells and each on then grows into the adult organism। इसमें क्या होता है? अगर कोई एक जो है वो एक पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था, तो एक पेरेंट अगर डिवाइड हो जाएगा 2 या फिर मोर डॉटर सेल्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फिजन कहेंगे। ठीक है, और ये किन में होता है? ये प्रोटोजोन्स में होता है। इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। ठीक है, देन हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजन, कि फिजन कितने टाइप्स के होते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन देख लेते हैं हम सबसे पहले। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो एक पेरेंट होगा वो क्या होगा? 2 में क्या हो जाएगा? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो क्या होगा? एकदम आइडेंटिकल होंगे उनके डॉटर, है ना। वो क्या होंगे? सेम साइज के होंगे, सेम उसमें क्या होंगे? कैरेक्टर्स होते हैं। During binary fission, nuclear division take place first, followed by the division of cytoplasm into 2 parts, producing 2 daughter organisms। इसमें क्या होगा? बाइनरी फिजन में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होके क्या हो जाएंगे? 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। बाइनरी फिजन अकर्स इन यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। ये किन किन में होता है? ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स में होता है, जो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम या फिर यूग्लिना। ये इनकी फिगर है, अमीबा का स्ट्रक्चर ये है, पैरामीशियम का ये है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर। अब हमारा जो बाइनरी फिजन है ना, ये भी आगे 3 फर्दर टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है अगर ये ऐसे डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल में, तो हम इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और ये किस में होता है? ये होता है हमारा यूग्लिना में होता है। ठीक है, आप देखोगे कि ये क्या है? एक पहला पेरेंट यूग्लिना है, ये डिवाइड हो गया किसमें? 2 डॉटर सेल्स में। अब सेकंड देखते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स में ये ऐसे डिवाइड हो जाया करता है बीच से। ठीक है,
ये किस में होगा? ये होता है पैरामीशियम में होता है। देन हम देखते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर का मतलब है कि इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि एक लॉन्गिट्यूडनली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा, ये कैसे भी हो सकता है। ये किस में होता है? ये अमीबा में होता है। देखो जैसे ये एक था, पेरेंट था, ये क्या हो गया? 2 डॉटर सेल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसी को ही हम कहेंगे इरेगुलर बाइनरी फिशन। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिशन में हम सेकेंड टाइप देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मैनी स्मॉलर डॉटर इंडिविजुअल। अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि बाइनरी फिशन में एक जो पेरेंट है वो किस में डिवाइड हो रहा था? 2 में डिवाइड हो रहा था। बट इसमें ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है। ये क्या हो सकता है? बहुत सारी स्मॉल स्मॉल डॉटर सेल्स में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। Nucleus divides several times many daughter nuclei without the division of cytoplasm. Example plasmodium. ये किस में होता है? ये प्लाज्मोडियम में होता है। When the condition become unfavorable, the tough cold curl cyst is formed around the cell. ठीक है, अब हम इसको इस डायग्राम के मदद से समझ लेते हैं। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है? मल्टीपल फिशन हो रहा है। तो हम देखते हैं ये क्या है? ये पेरेंट सेल है। ये क्या है? पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है ना। अब ये क्या हो जाएगी? बहुत सारी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे एक न्यूक्लियस थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैनी न्यूक्लियस हो जाएगी। ये बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएगी यहाँ पे। और जब क्या आएगी? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। जब क्या हो जाएगा? जब वापस से क्या हो जाएगी? फेवरेबल कंडीशन आने लग जाएगी, तब ये क्या हो जाएगी? सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। जब ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगी तब क्या हो जाएगी? यहाँ पे जितनी भी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थी वो सारी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, है ना। जब न्यूक्लियस बाहर निकली तो क्या हो जाएगा? ये 1 डॉटर सेल, ये 2, देन ये 3, देन ये 4। तो क्या हो जाएगा? ये बहुत सारी क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन, कि एक न्यूक्लियस देन क्या हुई? डिवाइड हुई, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, देन क्या हुआ? सिस्ट ब्रेक होके क्या हो जाएगा? बहुत सारी उसमें से क्या हो जाएगी? छोटे छोटे डॉटर सेल्स निकलने लग जाएंगे। देन हम डिफरेंस देख लेते हैं बाइनरी फिशन में और मल्टीपल फिशन में। 1 न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस जब 2 में डिवाइड होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? बाइनरी फिशन। A single nucleus directly divides into multiple parts. बट इसमें क्या था? हमने देखा कि एक न्यूक्लियस थी, देन उसमें क्या हुई? बहुत सारी न्यूक्लियस आने लग गई, एंड देन वो क्या हो गई? बहुत सारी छोटी छोटी क्या होने लग गई? डॉटर सेल्स बनने लग गई। इट अकर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो बाइनरी फिशन है ये क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में होती है। अब मल्टीपल फिशन क्या है? वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगी, जिसमें क्या हो जाएगी? वो अंदर ही अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस, बहुत सारी डॉटर सेल्स बना देगी। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा फॉर्म्स 2 इंडिविजुअल, है ना। अब जो साइटोप्लाज्मा का डिवीजन है ये 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होगा, बट इसमें क्या होगा? इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स के बीच में होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा डिवाइड्स ओनली आफ्टर 1 कैरियोटिक। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बाइनरी फिशन का एग्जांपल क्या है? अमीबा, यूग्लिना, है ना। और मल्टीपल फिशन का एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। हमने इस फिगर में देखा था, ठीक है। देन हम देखते हैं कि बडिंग क्या होता है। ये भी क्या है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन द बड अराइजिंग द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, अब हम इसको इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, ये क्या था? ये
पेरेंट हाइड्रा था। ये किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। ये एक हाइड्रा था, इसमें क्या हो गया? एक बर्ड का फॉर्मेशन होने लग गया, ठीक है। बर्ड क्या है? एक इसी का ही ना छोटा सा एक पार्ट सा निकलने लग गया उसमें से, है ना। अब ये क्या हो गया? सेकंड में क्या हो गया? बर्ड जो है वो डेवलप होने लग गया, बड़ा होने लग गया वो। देन उसके बाद क्या हो गया कि एक पूरा क्या होने लग गया? बर्ड बनने लग गया, न्यू बर्ड बनने लग गया। अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ से ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा? एक दूसरा ही क्या बन जाएगा? सेम क्या बन जाएगा? वैसे ये एक हाइड्रा बन जाएगा। इसी के जैसे क्या बन जाएगा? ये एक हाइड्रा बन जाएगा, इसका डॉटर बन जाएगा। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन। ये कहती है एक स्मॉल सी प्रोजेक्शन फॉर्म हुई, जिसकी वजह से क्या बन गई? एक न्यू डॉटर सेल बन गई फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिसेलुलर में किस में होगा? यीस्ट में होगा और बैक्टीरिया में होगा। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस में होगा? फ्लैटवर्म में होगा, जेलीफिश में होगा, सी एनीमोन में होगा या हाइड्रा में होगा। ये आपको याद रखना है। देन हम देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। मेनली क्या होगा? इसमें क्या होगा? सेप्टम फॉर्म होंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वो डिवाइड होकर अलग अलग डॉटर सेल्स बना लेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगैरा, ये किस में होता है? स्पायरोगैरा में होता है। अपॉन मैच्योरेशन ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। जब इनकी मैच्योरेशन वाली फेज आती है तब क्या होंगे? ये स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। एंड उसी से क्या हो जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। ये किस में होगा? ये हाइड्रा में नहीं होता, ये स्पायरोगैरा में होता है, ठीक है। इसको हम फिगर की मदद से समझ लेते हैं। ये है इसकी फिगर है। ये क्या है? ये हमारा स्पायरोगैरा है, ठीक है। स्पायरोगैरा में क्या हुआ? ये क्या बनने लग गए? सेप्टम बनने लग गए। जब इसकी मैच्योरेशन वाली फेज आई, इसमें क्या बनने लग गए? सेप्टा बनने लग गए, या सेप्टम कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा? ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये इसका वन डॉटर सेल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? इसकी सेकंड डॉटर सेल बन जाएगी। एंड ये क्या हो जाएगी? थर्ड डॉटर सेल बन जाएगी। तो हमने देखा कि एक स्पायरा था, ये एक स्पायरोगैरा था, इससे क्या बन गए? ये 3 सेल्स बन गए, इसकी 3 ऑफस्प्रिंग बन गए। अब हम देखते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है। The number of animals having a power to grow the lost organ of their body। अगर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें क्या, अगर उनका कोई एक पार्ट कट भी गया तो वो क्या होगा? उससे पूरी एक बॉडी बना लेगा। मान लो कि अगर एक क्या है? प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। अगर वो 3 पार्ट्स में बट गया, है ना, तो वो उसी पार्ट से क्या एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। The ability of organisms to replace their lost body part by growth is known as regeneration। ये किस में होगा? ये स्टारफिश में होता है, स्पाइडर्स में होता है, ठीक है। Small fragments or pieces of their body can grow into complete individual। अगर उनका हल्का सा पार्ट कट भी गया तो वो क्या हो जाएगा? उससे पूरा क्या बन जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू बॉडी को फॉर्म कर लेते हैं। ये किस में होगा? ये प्लेनेरिया में होगा, ठीक है। ये किसमें होगा? प्लेनेरिया में होगा। इसकी हम एक फिगर देख लेते हैं। ये क्या था? ये हमारे पहले क्या था? ये पूरा प्लेनेरिया था। ये अभी क्या हुआ? ये डिवाइड नहीं हुआ है। देन क्या हो गया? ये कट गया, ठीक है, कट गया। ये कितने पार्ट्स में कट गया? 1 2 3 पार्ट्स में कट गया। अब जो इसके जो आगे के 3 पार्ट्स थे, जो कट इट पार्ट थे, वो क्या हो जाएंगे? वो 3 क्या बन गए? 3 प्लेनेरिया बन गए। ये क्या हो गया? वापस से क्या हो गया? ये इन्होंने रीजनरेशन कर ली। जो उनका पार्ट कटा था उसी से ही एक पूरा नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लिया। एक प्लेनेरिया से क्या बन गए? 3 प्लेनेरिया बन गए। रीजनरेशन हो गई उनमें। देन हम देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑर्गेनिज्म। राइजोपस में होता है ये, ठीक है। इन मैनी फंगी, पहले हम इसका समझ लेते हैं कि ये होता क्या है।
ये मेनली आपने ब्रेड देखे होंगे। अगर ब्रेड जब हमारी खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, हम उसको 10-15 दिन तक अगर हमारे घर में ही रखे, वैसे तो कोई रखता नहीं है, फेंक देते हैं, है ना, बट कभी आप रख के देखना तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन सी क्या फंगी सी लगने लग जाएगी, ठीक है। एंड वो आगे क्या होती रहती है, उसमें राइजोपस बन जाता है, जो आगे स्पोर की मदद से क्या होता है और ज्यादा डिवाइड होता रहता है, अपनी न्यू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता रहता है। अब ये जो स्पोर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या थी, हमारी खराब वाली ब्रेड थी। खराब वाली ब्रेड में क्या आ गए, ये क्या आने लग गए, फंगी आने लग गया, बैक्टीरिया वगैरह फंगी आने लग गया, ठीक है। देन उसमें स्पोरेंजियम फॉर्म हुआ। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे बहुत सारे, जो अगर वो जो स्पोर है वो टूटेंगे आगे तो वो नया राइजोपस क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। स्पोरेंजियम, ये रहा स्पोरेंजियम, ये किससे अटैच होता है, ये हाइफा से अटैच होता है। ये क्या होती है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड ये क्या होता है, हाइफा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये जो स्पोरेंजियम है इसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके क्या होते हैं, नया फंगी को फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है किसी भी पार्ट से। अगर मान लो कि एक प्लांट की लीव है, उससे क्या करा हमने, दूसरा प्लांट ग्रो कर लिया, या उसकी रूट से या उसकी स्टेम से, ये क्या कहलाता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। इससे हमें उसकी सीड से कोई मतलब नहीं होता, उससे हमें सीड की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें उसकी एक लीव या फिर उसका एक स्टेम भी मिल जाए या रूट भी मिल जाए, उससे भी क्या कर लेते हैं, आगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेते हैं। अब इसके भी आगे 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल से आप समझ सकते हैं कि नेचुरली होगा, इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग की हेल्प की जरूरत नहीं होती। बट जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इसमें ह्यूमन बीइंग या मैन मेड होता है ये। अब हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। ग्रो विदाउट ह्यूमन हेल्प, इसमें हमारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं होती। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम लीव्स, रूट, स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। न्यू प्लांट जो है वो खुद ही फॉर्म हो जाता है पेरेंट प्लांट के लीव से, रूट से या फिर स्टेम से। अब अगर वो क्या हुआ, अंडरग्राउंड स्टेम से फॉर्म हुआ, है ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबर या फिर पोटैटो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, पोटैटो है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा जो पोटैटो है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड फॉर्म होता है ना। तो क्या होगा, अंडरग्राउंड जब वो फॉर्म होता है ना, तो पोटैटो में क्या होते हैं, छेद छेद से होते हैं, जिसको हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। वहां से क्या होता है, ग्रीन ग्रीन से क्या होने लग जाता है, प्लांट बनने लग जाता है। तो वही क्या है, हमारी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, आई ऑफ पोटैटो दिख रही है, यहीं से क्या होने लग जाता है, न्यू पोटैटो फॉर्म होने लग जाता है। देन हम देख लेते हैं कि रूट से कैसे होता है वो। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारा स्वीट पोटैटो है या फिर ट्यूलिप है, जिसकी फ्लैशी रूट्स होती है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो की ये जो रूट है ना, ये क्या इसकी रूट्स है, इसकी रूट से क्या होने लग गया, एक नया क्या होने लग गया, स्वीट पोटैटो का फॉर्मेशन होने लग गया। ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। देन वो लीव्स से भी हो सकता है। लीव्स का क्या एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है। ये रहा, जो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है ना, इसी लीव्स में क्या होने लग जाते हैं, छोटी छोटी सी लीव्स फॉर्म होने लग जाती है, एंड ये क्या नया ब्रायोफाइलम फॉर्म करते हैं। देन हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प से होता है, एंड ये फास्टेस्ट मेथड होता है। इट इज यूज्ड इन गार्डनर्स एंड नर्सरीज। आपने देखा होगा कि जो गार्डनर्स है वो क्या करते रहते हैं, कटिंग वटिंग करते रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि रोज की अगर हमको स्टेम मिल जाए और अगर हमने उसको अच्छे से सॉइल में डाला, पानी वानी उसको अच्छे से दिया, तो क्या हो जाता है, हमारा न्यू रोज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। कटिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द प्रोपोगेशन इज कटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड पुट इनटू द सॉइल व्हिच विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। जैसे हमने आपको बताया स्टेम कटिंग, स्टेम
स्टेम कटिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट की स्टेम को कट करके उसको सॉइल में लगा देंगे, उसको पानी वानी देंगे एंड वो न्यू जो है वो पेरेंट प्लांट फॉर्म कर लेंगे उसी के जैसा ही। ये किस में होता है, रोज में होता है, बोगनविलिया में होता है, ग्रेप्स में होता है, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, इन सब में होता है, क्राइसेंथम में भी होता है ये, ठीक है। रूट की कटिंग, अगर हम रूट को कट करके उसके लगा दे तो ऐसे भी क्या हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, डेलिया, फिग या फिर लिलैक, ठीक है। ये क्या है, ये रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है। देन हम देखते हैं कि लेयरिंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग में बेसिकली क्या होता है, किसी भी जो प्लांट है उसके स्टेम को क्या करा जाता है, इस तरीके से कर्व करके उसको क्या कर दिया जाता है, सॉइल में डाल दिया जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, वहीं से क्या होता है, दूसरा जो है वो प्लांट्स निकलने लग जाता है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ब्रांच विद लीव्स इज बेंड टू ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ स्टेम इज बर्न इनटू द सॉइल। क्या करा, उसको बेंड करके क्या कर दिया, उसके स्टेम को हमने सॉइल में डाल दिया एंड वहीं से क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट ग्रो होने लगेगा। अ कट इज मेड अ पेरेंट प्लांट विच ग्रोन इनटू द न्यू प्लांट। अब देन हम उसको क्या करेंगे, जब ये ग्रो होने लग जाएगा तब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो एक प्लांट से क्या हो गया, ये दूसरा प्लांट फॉर्म होने लग गया। अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। स्टेम ऑफ वन प्लांट इज कट एंड अटैच्ड टू द रूट ऑफ अदर प्लांट, ठीक है। अब मान लो कि जैसे ये क्या थी, ये मैंगो की स्टेम थी, ये मैंगो की स्टेम थी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम, ब्रांच विद लीव्स इज बेंड टू अ ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ स्टेम इज बर्नड इनटू द सॉइल। अ कट इज मेड इन अ पेरेंट प्लांट विच ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इसको इस फिगर की मदद से समझते हैं। है ना, ये क्या है, ये एक न्यू प्लांट है, न्यू नहीं मतलब ये पेरेंटल प्लांट है। अब हम इसी से क्या करेंगे, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, कि जो इसकी एक स्टेम है ना, इसको क्या करेंगे, बेंड करके इसको सॉइल में डाल देंगे। ये देखो, इसकी ये जो वन स्टेम है इसको बेंड करके क्या करो, सॉइल में डाल दिया, है ना। एंड जो इसका जो लीफी पोर्शन है ये क्या होता रहेगा, आगे क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, है ना। देन क्या हो जाएगा, देन हम इसको कट कर देंगे, पेरेंट प्लांट को हम डॉटर प्लांट से क्या कर देंगे, कट कर देंगे एंड क्या हो जाएगा, ये टू प्लांट्स फॉर्म हो जाएंगे। देन हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। स्टेम ऑफ वन प्लांट इज कट एंड अटैच टू द रूट ऑफ अदर प्लांट। ये इन वर्ड्स को हम बाद में समझेंगे। आफ्टर सम टाइम द अटैच्ड stem and root combines to form single plant. Cambium of both scion and stalk should be in contact. अब हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। A stem of one plant is cut and attached to the root of other plant. After some time, the attached stem and root combines to form single plant. Cambium of both scion and stalk should be in contact. Basically इसमें होता क्या है, हम
किसी भी एक प्लांट की रूट को हम जब दूसरे प्लांट के स्टेम से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, देन वो क्या होने लग जाता है, वो एक पूरा एक प्लांट फॉर्म होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये मैंगो की क्या है, रूट है ना, ये क्या है, मैंगो की रूट है। अगर हमने इसमें आगे एप्पल का क्या लगा दिया, एप्पल की हमने स्टेम लगा दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने दोनों को अटैच कर दिया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया एंड बांध दिया उसको। देन क्या होने लगेगा, ये क्या होने लगेगा, एक पूरा एक सिंगल प्लांट ग्रो होने लग जाएगा एंड उसमें जो है वो क्या आने लग जाएंगे, उसमें एप्पल्स आने लग जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने मैंगो की रूट्स की हेल्प से क्या कर दिया, एक एप्पल का पूरा प्लांट फॉर्म कर दिया। तो ये जो इसका जो स्टेम वाला पार्ट है, इसको हम कहेंगे स्कियोन एंड इसका जो रूट वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टॉक, है ना, इसको हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है। देन हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये क्या होता है, क्विक होता है एंड चीप होता है। ये क्या होता है, जल्दी से हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। डिसीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस, जिसमें कोई भी डिसीज ना हो, ऐसे हम प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ये क्या करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हमें जोन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें इंड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिकली क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं, है ना, दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। अगर एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बड के थ्रू निकल रहा है तो वो क्या होंगे, दोनों सेम दिखेंगे, आइडेंटिकल दिखेंगे। सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू प्लांट इज ऑलमोस्ट 100%, सर्वाइवल रेट इसमें क्या होता है, 100% होता है नए प्लांट का। देन हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। दिस टिश्यू इज ग्रोन इन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और सेल अस। The cell us is transferred to another medium containing hormone for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow in mature plant. This technique is commonly used for ornamental plants, example banana, eggplant, rose, etc. तो इसमें मेनली होता क्या है, मैं आपको अपने वर्ड्स में बताती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट को ना एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जो उसके लिए फेवरेबल हो, उसे हम वही सारे हार्मोन्स डालेंगे जो उसकी ग्रोथ वगैरह के लिए क्या है, नेसेसरी है। उसको एक ऐसे मीडियम में डालेंगे, जब उसमें क्या है, लीफलेट से आने लगेंगे, प्लांटलेट से आने लगेंगे, देन क्या करेंगे, देन हम उसको क्या कर देंगे, सॉइल में डाल देंगे एंड एक न्यू प्लांट बना लेंगे। ये ज़्यादातर कौन से प्लांट्स में होता है, ये बनाना प्लांट में या एग प्लांट में या रोज के प्लांट्स में होता है ये, ठीक है। हम उसको सेम वैसे इन्वायरमेंट देते हैं, वैसे ही सूटेबल इन्वायरमेंट देते हैं जैसे कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है एंड देन वो क्या करता है, वो रैपिडली ग्रो करने लग जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या करते हैं, हम एक इसको ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में इसको क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं इसकी। देन देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। हमने पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक गैमेट की ज़रूरत होती है, उसमें सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ईच पेरेंट प्रोड्यूस स्पेशल सेक्स सेल्स और जर्म सेल। हर एक पेरेंट क्या करता है, अपना स्पेशल क्या करता है, जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। जैसे मेल क्या रिलीज करेगा, मेल स्पर्म रिलीज करेगा एंड फीमेल क्या करेगी, ओवा को रिलीज करेगी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट क्या कंबाइन होते हैं, देन वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं फर्टिलाइजेशन की हेल्प से। जाइगोट देन डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिफरेंशिएशन। देन वो क्या करता है, देन वो जो जाइगोट बना है ना,
देन क्या करता है वो आगे क्या करता है रैपिडली ग्रो करता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म करता है, पूरी बॉडी फॉर्म करता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये क्या करता है क्रिएट करता है, ये क्या करता है ये क्रिएट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशंस को, जो कि एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या एकदम सेम टू सेम कॉपीज बनती है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या आती है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती है ना। दोनों क्या है आइडेंटिकल्स नहीं होते हैं, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था वो आइडेंटिकल्स होते हैं। अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेपल क्या होता है। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको सेपल कहते हैं। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्या करता है, प्रोटेक्टिव सी कवरिंग होती है ये किसी भी फ्लावर की। देन हम देखते हैं कि पेटल क्या होती है, जो हमें कलरफुल सी उसकी पेटल्स दिखती है ना, उसी को ही हम पेटल्स कहते हैं, है ना। वो होता है ना फ्लावर्स में हमें रेड कलर वगैरह अलग अलग कलर्स की क्या होती है पेटल्स शो होती है। देन हम देखते हैं कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट कौन सा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, एंड जो इसका टॉप वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं, जो कि क्या है मेल पार्ट है इसका। देन हम फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ये इसका फीमेल पार्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, ओवरीज आती है, ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन आता है ऊपर का स्टिग्मा, जहाँ पे क्या होता है पॉलिनेशन होता है। देन आता है स्टाइल। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिला के हम पिस्टल कहते हैं, जो कि क्या है इसका फीमेल पार्ट है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन कैसे होता है, ये जो स्टिग्मा है ना, यहाँ पे क्या है पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है। देन ये क्या करते हैं, ये यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं, ये ओवरीज तक जाते हैं। एंड ओवरीज में हमने देखा था कि क्या होते हैं, ओवरीज में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, देन क्या करता है वो फर्टिलाइजेशन करता है आगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेपल, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। यूजुअली ग्रीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। जब वो बर्ड के स्टेज में होता है तब वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन करता है, सेपल या फिर कैलिक्स कहते हैं हम। पेटल्स क्या होती है, ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। अब उसके जो पेटल्स होती है वो क्या देखी थी हमने, बहुत ज्यादा अलग अलग कलर्स की होती है, रेड होती है, पिंक होती है, पर्पल कलर की होती है। वो क्या करती है, उनमें क्या होती है फ्रेग्रेंस होती है, जो कि पॉलिनेटर्स को क्या करती है अट्रैक्ट करती है। ठीक है, देन एंथर क्या होता है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट। एंथर में हमने पढ़ा था क्या करता है, ये मेल गैमेट को क्या करता है सेक्रेट करता है ना, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। देन फिलामेंट क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखा था हमने, फॉर्म्स द स्टॉक दैट बियर्स द एंथर। ये क्या देखा था हमने, एंथर देखा था, एंड यहाँ पे क्या थे इसकी, ये फिलामेंट था। स्टिग्मा क्या होता है, रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। स्टिग्मा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के लिए अटैच करके रखता है, चिपका के रखता है। स्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। ये क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है कनेक्ट करके रखता है। पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। ओवरी क्या होती है, बेसल swollen part of pistil convert into fruit after fertilization। ये क्या होता है, ये पूरा ओवरी पार्ट होता है ना, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही क्या बन जाता है, एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरीज के अंदर होता है, और ये क्या कंसिस्ट करता है, ये फीमेल गैमेट को कंसिस्ट करता है। इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन।
है ना। ये क्या है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होगा जो क्या होगा, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन होगा। देन हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल से आपको समझ आ रहा होगा, बाय मीन्स 2। इसमें क्या होंगे, इसमें 2 सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, है ना। एक ही फ्लावर में कितने सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, 2। इसी में ही मेल भी प्रेजेंट होगा एंड इसी में ही फीमेल भी प्रेजेंट होगा। मेल क्या होगा, मेल के होगा स्टेमन एंड फीमेल होगी पिस्टल। ये क्या होंगे, सेम फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, जैसे मैंने आपको बताया। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, इसमें एक फ्लावर में एक ही जो है वो सेक्स प्रेजेंट होगा। इधर स्टेमन और पिस्टल इज प्रेजेंट, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगी। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले आएगा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री मतलब पहले। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होने लग जाते हैं, फॉर्म होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। देन क्या होता है, देन पॉलिनेशन होता है ना। मेल गैमेट कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा। वो कहाँ तक जाता है, ओवरीज तक जाता है। ओवरी में क्या प्रेजेंट थे, ओव्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। और देन क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा, है ना। जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन कहते हैं। सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर विंड, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट एक्सेट्रा, है ना। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, ये किन किन की मदद से हो सकता है, ये विंड की मदद से हो सकता है, वाटर की मदद से हो सकता है, एनिमल की मदद से हो सकता है, या किसी भी इंसेक्ट्स की मदद से हो सकता है, जैसे बीज वगैरह, है ना। अब हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम फ्लावर में ही क्या होता रहेगा, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। सच फ्लावर डू नॉट नीड एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना। अगर यही फ्लावर है, ये क्या है, ये फ्लावर है, तो क्या होता रहेगा, इसी में जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में स्टिक होके कहाँ जाते रहेंगे, ओव्यूल्स में जाते रहेंगे, है ना। ये क्या होगा, इसमें कोई भी जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट की जो है वो जरूरत नहीं होगी। सेल्फ पॉलिनेशन इज लेस प्रेफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स, है ना। अगर सेम फ्लावर में ही हो रहा है तो क्या होगा, इसमें कोई भी वेरिएशंस वगैरह नहीं आएगी, इसीलिए हम इसको कम प्रेफर करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, पीनट्स, वीट, राइस, एप्रिकॉट्स एंड टमाटोज। इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये 2 प्लांट्स के बीच में होता है। The pollen grain from a flower are carried to a stigma of a different flower on another plant. इसमें क्या होगा, pollen grains जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाएंगे, सेम प्लांट्स में ही नहीं जाएंगे। Such flowers need pollinating agent. जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे या दूसरे प्लांट में जाएंगे, तब क्या होगा, उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। या तो वो विंड हो सकती है, या वाटर हो सकता है, या कोई भी इंसेक्ट या एनिमल हो सकता है। Cross pollination is more preferable from the genetic point of view since new characteristics can be produced. अगर ये क्या होगा, 2 डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, तो क्या होगा, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा प्रेफरेबल माना गया है। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग जो है वो कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये किन किन में होता है, मेज, कॉर्न, स्क्वैश या ब्रोकली में होता है ये। देन हम पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अबायोटिक एंड बायोटिक। हमने पढ़ा था कि अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग में क्या क्या आ गए, नॉन लिविंग में आ गया विंड, वाटर, है ना। देन बायोटिक में कौन कौन से आ गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बीज वगैरह क्या आएगी, बायोटिक कंपोनेंट में आएगी।
बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आएंगे। देन हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आफ्टर कॉपुलेशन मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब मेल इजैकुलेशन होता है तब क्या होता है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। स्पर्म स्विम टुवर्ड्स फीमेल एग। अब जो स्पर्म है वो क्या करता है, फीमेल एग की तरफ क्या करता है, स्विम करते हुए जाता है विद द हेल्प ऑफ टेल। ओनली स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग। सिर्फ एक स्पर्म ही जो है वो एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। द फर्टिलाइज एग विल मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। एंड जो फर्टिलाइज एग है, जब वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है देन वो कहाँ चला जाता है, वो यूट्रस में चला जाता है। जाइगोट फॉर्म फीटस एंड फीटस चेंजेस टू एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा एंड फीटस हो जाएगा एम्ब्रियो में चेंज। ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ था उसको जब हम एंडोमेट्रियम से अटैच कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं, हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये देख लीजिए, ये होता है फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, ये एग है, फीमेल गैमेट है। ये क्या है, स्पर्म यहाँ से क्या करता रहता है, ट्रैवल करता है, स्विम करते हुए अपनी टेल की मदद से आता है फीमेल गैमेट के पास। अब हम देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। हमने प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया है ना, फर्टिलाइजेशन देख लिया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। अब क्या होगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स। अब क्या होंगे, जो ओव्यूल्स बने थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में, है ना। एंड जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। देन हम देखते हैं कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला, सीड निकला। हमने देखा ना कि सीड कहाँ से फॉर्म हो रहा है, सीड ओव्यूल से फॉर्म होता है। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसके बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनता है, आगे जाके शूट बनता है, यहाँ से इसकी ग्रोथ होती है फिर। ठीक है। देन रूट, रेडिकल। रेडिकल आगे क्या बनती है, रूट्स बनती है। एंड इसका ये जो पार्ट है ये क्या होता है, कॉटिलिडन्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका फूड स्टोर होता है। एंड इसके जो बाहर की कवरिंग होती है इसको क्या कहते हैं, इसको हम सीड कोट कहते हैं। ठीक है। हमारा ये जो चैप्टर है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, देन हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। देन हमने रीजनरेशन इन प्लेनेरिया देखा, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, के फ्लावर्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।